प्रिय विद्यार्थियों, एमए उत्तरार्ध नवम प्रश्न पत्र उपन्यास जूठन और उपन्यासकार ओम प्रकाश वाल्मीकि। दलित विमर्श पर आधारित इस उपन्यास को हमने लगभग 3/4 हिस्सा पढ़ चुके हैं। बहुत कम पृष्ठ अब इसके शेष रहे हैं। उपन्यास ने शीर्षक की सार्थकता सिद्ध की, किरदारों को खोलकर स्पष्ट किया, औपन्यासिक तत्वों के आधार पर हमने इसकी विवेचना की और भाषा शैली, देश काल, वातावरण और संवाद की दृष्टि से भी हमने इसका विवेचन किया। मैंने आपको पिछली कक्षा में एक प्रश्न दिया था गृह कार्य के लिए कि दलित विमर्श पर एक टिप्पणी लिखिए। अलग अलग बच्चों ने अलग अलग ढंग से लिखा। फिर मैंने आपको बताया कि बिंदुवार इसमें प्रारंभ से लेकर अंत तक आने वाली सारी घटनाएं, संदर्भ घटनाएं, अवान्तर घटनाएं, सह घटनाएं, उन सब में जहाँ कहीं भी विमर्श का प्रयोजन आता है, अर्थ आता है, वहाँ से उस घटना को उठा करके उस विमर्श की बात को हमें लिखना है। तभी हमारा उत्तर बहुत सुंदर, सृजनात्मक हो सकता है। जैसे अध्ययन के समय बाल्यावस्था में शिक्षण संस्थाओं में जो विभेद किया जाता है उस पर भी, फिर जूठन परिपाटी पर, फिर सलामी की परिपाटी पर, फिर बेगार करने की बात पर, फिर अध्ययन के समय उनसे को घर बुलवा कर अपमानित करने की बात पर, कई तरीके से उन्हें जाति पाति के विभेदों के आधार पर उनके आत्मसम्मान को बार बार चोट पहुंचाई जाती है, बार बार उनका आत्मविश्वास कमज़ोर किया जाता है, एक हीन भावना और कुंठा की भावना उनके मन में घर कर जाती है। ये है दलित विमर्श और इससे मुक्ति पा जाने का संकल्प धीरे धीरे लेखक लेता है। जो जो वो आगे बढ़ता है, देहरादून पहुंचता है, वहाँ से चुनाव के लिए जाता है, तब आर्थिक असमानता की बात उसके मन को बहुत गहरे तक चुभती है। जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं के पूरा न होने पर वह पार्ट टाइम जॉब करता है, पैसा कमाता है और फिर अपना घर खर्च चलाता है, पिता की सहायता के लिए पैसे भेजता है, छोटी बहन माया के विवाह के समय लिए गए कर्ज को वह चुकाता है। तो इन सारी स्थितियों में भी हमें उसके एक क्रांतिकारी स्वरूप का परिचय मिलता है। यह भी दलित विमर्श है। इसके बाद राजनीतिक दबाव, राजनीतिक विसंगतियां और व्यवस्थागत विडंबनाओं से जब वह जूझता है और अंतर पाता है, तब भी उसको लगता है कि ये विमर्श है। और जीवन में जब वह आत्मनिर्भर हो जाता है, शिक्षा प्राप्त कर लेता है, रोजगार प्राप्त कर लेता है और युवा हो जाता है, उसके बाद एक अंतिम पड़ाव शेष रहता है उसके विवाह का। और उस समय जब उसको ये पता चलता है कि वे लोग ब्राह्मण हैं और ये अछूत जात का है, तो वो कहता है क्या अछूत होना ब्राह्मण होने से कम तर है क्या? और इस तरह से वह अपने प्रेम को अभिव्यक्त करता है। और यहाँ पर भी उसके मन में ये स्पष्ट हो जाता है कि मैं इस दलित विमर्श की जितने भी कच्चे धर्म के कर्म कांड है या नशाबंदी है या पशु बलि है, इन सब का विरोध करने के लिए वह अपने आप को तत्पर पाता है। मार्क्सवादी साहित्य पढ़ता है, जनवादी विचारधारा से जुड़ता है, मैक्सिम गोर्की को पढ़ता है, राही मासूम रज़ा को पढ़ता है और वह फिर इस बात के लिए तैयार होता है। उसके मन में एक वैचारिक संकल्प दृढ़ हो जाता है और वह इस सारी आत्महीनता की और असमानता की और वर्ण विभेद की रेखाओं को मिटा देना चाहता है और वह प्रतिबद्ध होकर एक समान, समरस, समन्वय का समाज बनाना चाहता है। यही दलित विमर्श है। तो इन सारी दृष्टि को, इन सारे बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आपको एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। ये आपके 10 नंबर का प्रश्न आता है जो परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण है और इस उपन्यास के लिए भी, अध्ययन के बाद आपको इसको समझने के लिए भी ये बहुत आवश्यक है। सविता मुझे अंबरनाथ रेलवे स्टेशन पर उपकार रेस्टोरेंट के पास मिल गई थी। उसने सफ़ेद रंग का स्कर्ट ब्लाउज पहन रखा था जो उसके दूधिया रंग पर खूब फब रहा था। उसकी आंखों में मोहकता भरी हुई थी, चाल में अल्हड़पन था। वह अपनी आदत के अनुसार कुछ न कुछ बोलती ही जा रही थी। मैं सिर्फ हूँ हाँ में जवाब दे रहा था। दरअसल मैं तय नहीं कर पा रहा था कि बात कहाँ से और कैसे शुरू करूँ। अचानक सविता को जैसे कुछ याद आ गया। अरे मैं तो भूल ही गई थी, आप कुछ बात करने वाले थे। उसने
आंखें बड़ी बड़ी करके मेरी ओर देखा। क्षण भर को लगा था जैसे मैं कह नहीं पाऊंगा। साहस बटोरते हुए मैंने कहा, तुम्हारे घर उस रोज़ जो प्राध्यापक कांबले आए थे, मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी, सविता ने बात काट दी थी, वह महार एससी। उसके इस अंदाज से ही मेरी कनपट्टियाँ गर्म हो गई थी। हाँ वही, मैंने कटुता से कहा था। आज अचानक उसका ख्याल कैसे आ गया इस वक्त? सविता ने हैरानी से पूछा। उसे चाय अलग बर्तनों में पिलाई थी। मैंने सख्त लहजे में पूछा। हाँ, घर में जितने भी एससी और मुसलमान आते हैं उन सब के लिए अलग बर्तन रखे हुए हैं, सविता ने बड़े सहज भाव से कहा। यह भेदभाव तुम्हें सही लगता है? मैंने पूछा। मेरे शब्दों के तीखेपन को उसने महसूस कर लिया था। अरे तुम नाराज़ क्यों होते हो? उन्हें अपने बर्तनों में कैसे खिला सकते हैं? उसने प्रश्न किया। क्यों नहीं खिला सकते? होटल में, मेस में तो सब एक साथ खाते हैं, फिर घर में क्या तकलीफ़ है? सविता इस भेदभाव को सही और संस्कृति का हिस्सा मान रही थी। उसके तर्क मुझे उत्तेजित कर रहे थे। फिर भी मैं काफ़ी संयत था उस रोज़। उसका कहना था, एससी असभ्य होते हैं, गंदे रहते हैं। तुम ऐसे कितने लोगों को करीब से जानती हो? इस विषय में तुम्हारे व्यक्तिगत अनुभव क्या है? वह चुप हो गई। उसका परिचय ऐसे किसी व्यक्ति से नहीं था, फिर भी पारिवारिक पूर्वाग्रह उस पर हावी थे। उसका कहना था, माँ और पिता ने बताया, यानी बच्चों को यह सब घरों में सिखाया जाता है कि एससी से घृणा करो। उसकी चंचलता गायब थी। कुछ देर पुलिया पर चुपचाप बैठे रहे। मैंने उससे पूछा, मेरे बारे में तुम्हारी क्या राय है? आई बाबा तुम्हारी तारीफ़ करते हैं, कहते हैं यूपी वालों के प्रति जो उनकी धारणा थी उससे अलग हो, तुम्हें अच्छा मानते हैं, सविता ने चहकते हुए कहा। मैंने तुम्हारी राय पूछी थी। अच्छे लगते हो। उसने मेरी बाह पर अपने शरीर का भार डाल दिया था। मैंने उसे दूर हटाया और कहा, अच्छा यदि मैं एससी हूँ तो भी? तुम एससी कैसे हो सकते हो? उसने इठला कर कहा। क्यों, यदि हुआ तो? तुम तो ब्राह्मण हो। यह तुमसे किसने कहा? बाबा ने। गलत कहा, मैं एससी हूँ, मैंने पूरी शक्ति से कहा था। मेरे भीतर जैसे कुछ जल रहा था। ऐसा क्यों कहते हो? मैं सच कह रहा हूँ, तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा। न मैंने कभी कहा कि मैं ब्राह्मण हूँ। मैंने उसे समझाना चाहा। वह आश्चर्य से मेरा मुंह ताक रही थी। उसे लग रहा था जैसे मैं मजाक कर रहा हूँ। मैंने साफ शब्दों में कह दिया था कि मैंने उत्तर प्रदेश के चूहड़ा परिवार में जन्म लिया है। सविता गंभीर हो गई। उसकी आंखें छलछला आई। उसने रुआसी होकर कहा, तुम झूठ बोल रहे हो ना? नहीं सविता, यह सच है जो तुम्हें जान लेना चाहिए। मैंने उसे यकीन दिलाया। वह रोने लगी। मेरा एससी होना जैसे कोई अपराध था। यहाँ भी ये दलित विमर्श है। यह काफ़ी देर सुबकती रही। हमारे बीच अचानक फासला बढ़ गया। हजारों साल की नफ़रत हमारे दिलों में भर गई। एक झूठ को हमने संस्कृति मान लिया था। हम लोग वापसी में लगभग चुप थे, लेकिन भीतर के कोलाहल में डूबे हुए। मैं उस वक्त तनाव मुक्त हो चुका था, जैसे मेरे मन से कोई भारी बोझ हट गया था। स्टेशन के पास रेलवे लाइन पार करते हुए मैंने सविता से कहा, यह आखिरी मुलाकात है, क्यों घर नहीं आओगे? नहीं, अब मैं नहीं आ पाऊँगा। वह चलते चलते रुक गई। बोली, घर आओ ना। आओ या ना आओ, लेकिन यदि यह सच है तो बाबा से मत कहना। लेकिन क्यों नहीं कहोगे? वादा करो। सविता की आंखों में अजीब सी याचना थी। उसके बाद हम कभी नहीं मिले। कुछ दिन बाद अंबरनाथ से मेरा तबादला हो गया, चंद्रधर के लिए। मैं उन लोगों से बिना मिले ही चला आया था। अचानक तमाम सूत्र टूट गए थे। प्रशिक्षण के बाद आर्डनेस फैक्ट्री चांदा में नियुक्ति हो गई थी। आईनेस फैक्ट्री चंद्रपुर में मेरी नियुक्ति हो गई। शुरू के दिनों में दिनेश वाजपेयी और आनंद शर्मा के साथ रहा था। बाद में मुझे हॉस्टल का एक कमरा मिल गया था जो मुझे जयकिशन जायसवाल के साथ शेयर करना था। शुरू में जायसवाल ने जो हिचकिचाहट दिखाई थी वह धीरे धीरे समाप्त हो गई थी। काफ़ी दिनों तक हम लोग साथ साथ रहे थे। फैक्ट्री के जीवन को समझने और तालमेल बैठाने में मुझे समय लगा था। ड्यूटी के बाद का समय अध्ययन में ही बीतता था। रंगमंच और साहित्य का यहाँ अच्छा माहौल था, लेकिन ज़्यादातर लोग पारंपरिक ढंग से सोचने वाले थे। चंद्रपुर में हिंदी और उर्दू के कई कवि, लेखक, कथाकार थे जिनसे मेरा संपर्क बढ़ रहा था। पिताजी का पत्र आया था। वे जल्दी ही मेरी शादी करना चाहते थे। जसबीर ने कोई लड़की तय कर दी थी, लेकिन मैं लगातार इनकार कर रहा था। अभी मैं ठीक से व्यवस्थित भी नहीं था, लेकिन पिताजी बार बार लिख रहे थे। मैं अपने आप को अनेक कटीले झाड़ झंखाड़ों में घिरा महसूस करने लगा था। आखिर तंग आकर मैंने जसबीर की तय की हुई लड़की के लिए इनकार कर दिया था और स्वर्णलता भाभी की छोटी बहन
चंदा से शादी कर ली थी 27 दिसंबर 1973 को। 1974 में कुछ साथियों के साथ मिलकर मैंने मेघदूत नाट्य संस्था की स्थापना की थी। कुछ ही दिनों में ये संस्था नागपुर के आसपास अपनी प्रतिबद्धता के लिए पहचानी जाने लगी थी। मंचन प्रदर्शनों के साथ नुक्कड़ नाटकों के द्वारा समसामयिक समस्याओं से जनमानस को परिचित कराने की एक मुहिम शुरू हो चुकी थी। अब इन्होंने रंगकर्म अपना लिया और नाट्य निर्देशक के रूप में समसामयिक समस्याओं से जनता को परिचित कराने के लिए ये इन्होंने एक प्लेटफॉर्म बना लिया। देश में जेपी आंदोलन की गूंज थी। उन्हीं दिनों मैंने तुकबंदियाँ छोड़कर कुछ सार्थक कविताएं लिखी। नवभारत, युग धर्म, नई दुनिया आदि के माध्यम से एक कवि के रूप में मुझे लोग जानने लगे। चंद्रपुर के एक साप्ताहिक जनप्रतिनिधि में एक स्तंभ भी शुरू किया था। अपने आप को इस आंदोलन के साथ जोड़ने में मुझे जो आत्मसंतुष्टि मिली, यह एक अनोखा अनुभव था। जैसे जैसे मैं इस आंदोलन का हिस्सा बन रहा था, वैसे वैसे मेरे कई मित्र मुझसे दूर हो रहे थे। उनकी दृष्टि में मैं रास्ते से भटक रहा था और अपनी प्रतिभा और रचनात्मकता का विनाश कर रहा था। बुद्ध के मानवीय स्वतंत्रता के विचार ने मुझे प्रभावित किया था। परिवर्तित समष्टि में कुछ भी अपरिवर्तनीय नहीं है। मानव ही सर्वोपरि है। करुणा और प्रज्ञा व्यक्ति को उच्चता की ओर ले जाती है। ये रेखांकित करिए। व्याख्या के लिए बहुत महत्वपूर्ण अंश है और लेखक के मन में और समाज में तब्दीली के लिए क्या आवश्यक है और कैसे क्या कुछ बदला जा सकता है, इस पर गहरा विवेचन और विश्लेषण अपेक्षित है। नागपुर की दीक्षा भूमि दलितों का तीर्थ है, जहाँ मैं भदंत आनंद कौशल्यायन जी से मिला था। बौद्ध धर्म के प्रति मेरी शंकाओं का तर्कपूर्ण समाधान कौशल्यानंद जी ने किया था। नागपुर में ही भाऊ समर्थ से भी उनके निवास पर भेंट हुई थी। वे एक सहज और सरल व्यक्ति थे, कवि, चित्रकार और एक सच्चे इंसान। जब भी मिले खुलकर मिले। मुलाकातें बहुत कम हुई थी, लेकिन चिरस्मरणीय। पिताजी का पत्र आया था, माँ बीमार है, जल्दी आ जाओ। पत्र मिलते ही मैं निकल पड़ा था। रास्ते भर माँ का ख्याल जेहन में घूम रहा था, पता नहीं कैसी होगी। बस अड्डे पर उतरते ही घर पहुँचने की जल्दी थी। माँ को स्वस्थ देखकर मैंने राहत की सांस ली थी। मैंने माँ से पूछा, बीमार थी? माँ ने मेरा सिर सहलाते हुए कहा, बीमारी की बात सुन के तो तू आ गया। ऐसी भी क्या बात हो गई जो इस तरह बुलाया? मैंने अपने भीतर का गुस्सा दबा कर पूछा, तेरे भाई ने रिश्ता पक्का कर दिया है, अब तू ब्याह कर ले। तुम्हारी आँख कद बंद हो जाएगी, कौन जाने है। माँ ने मुझे समझाने की कोशिश की। मैं माँ की तमाम बातें सुन रहा था, लेकिन मेरे मन में एक हलचल शुरू हो गई। जसबीर ने मेरा रिश्ता पक्का कर दिया था, बगैर मेरी इच्छा अनिच्छा जाने। पिताजी भी जसबीर की बात का समर्थन कर रहे थे। उन्होंने मेरे इर्द गिर्द एक घेराबंदी कर दी थी। मेरा कोई भी तर्क या इनकार वे सुनने को तैयार नहीं थे। उसने साफ इनकार कर दिया कि उसे इस विषय में मत घसीटो। उसने न हाँ की थी न ना, बस एक तटस्थ भाव अपना लिया था। स्वर्णलता भाभी भी टाल गई थी। उन दोनों के रुख ने मुझे परेशान कर दिया था। हेमलाल का सुरजन के घर आना जाना अभी बना हुआ था, बल्कि मेरे बाहर जाने के बाद से वह सुरजन से काफ़ी घनिष्ठता बना चुका था। हेमलाल ने भी मेरे मन में उस रिश्ते के प्रति शंकाएं पैदा की थी। उसे वहाँ रचे जा रहे षड्यंत्र की जानकारी थी। शुरू में तो उसने कुछ नहीं बताया था, लेकिन काफ़ी जद्दोजहद के बाद उसने मामा के षड्यंत्र की जानकारी दी थी। मैं हताश और उद्विग्न हो गया। गांव लौटकर जसवीर से सिर्फ इतना ही कहा था, मैं लड़की देखना चाहता हूँ। उन दिनों हमारे समाज में लड़की दिखाने का रिवाज नहीं था। बुजुर्ग ही सब तय कर देते थे, जिसे लड़का लड़की मान लेते थे। घर का भी कोई व्यक्ति लड़की नहीं देखता था, इसे बुरा माना जाता था। मध्यस्थता करने पर विश्वास किया जाता था। कई बार इस विश्वास ने भयंकर हादसों को जन्म दिया। मेरे फैसले ने धमाके का काम किया था। सभी मुझे फटी फटी आंखों से देख रहे थे। काफ़ी गर्मा गर्मी के पश्चात जसबीर मान गया था। मुझे लेकर वह देहरादून चल दिया। उन दिनों लड़की अपने मामा के घर रह रही थी। जैसे ही हम देहरादून पहुँचे, पता चला लड़की अपनी माँ के पास मुजफ्फरनगर चली गई है। जसबीर मुझे लेकर मुजफ्फरनगर पहुँचा। वहाँ जाकर पता चला लड़की देहरादून है। दरअसल लड़की न दिखाने का यह बहाना था। मैं एक अजीब सी उलझन में फंस गया था, बेहद अकेला। घर परिवार से लेकर बाहर तक कोई ऐसा नहीं था जिनके सामने मन की गांठें खोल सकूं। स्वर्णलता भाभी थी, वह भी ऐन वक्त पर कन्नी काट गई।